इस वीडियो में आप देख पाते होंगे कि एक फ्रीक्वेंसी टेबल पर हमने येलो कलर की सैंड डाल करके और फिर इसको हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रन करेंगे। तो देखिएगा वो जो सैंड के पैटर्न, देखिए उसका डिजाइन किस तरीके से आया है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है जो ऑसिलेट करती है और अपने पर पड़े हुए रेत के जो दाने हैं जो कि येलो कलर से आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, तो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को बदलता देखिए। पहले 806 थी, अब आपकी 498 है, उस पर पैटर्न देखिए। फिर ये फ्रीक्वेंसी बदली गई है, इट इज 978। फिर आप देखिए पैटर्न देखिए। तो यही मैं आपको अभी स्टैंडिंग वेव में सिखाऊंगा कि जैसे ही आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे उसमें अलग अलग लूप फॉर्मेशन होगा। खास तौर पे बारिश के दिनों में आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे वनस्पति के आसपास कितनी अच्छे अच्छे जो छोटी छोटी इल्लियां, कीट्स, इंसेक्ट्स वगैरह घूमते हैं, उनके बॉडी पर लगे हुए उस डिजाइन को देखिएगा। क्या उसमें आपको ऐसी सिमेट्रिसिटी नजर आती है? हाँ, आती है। क्योंकि नेचर ने किसी भी इंसेक्ट या ह्यूमन या किसी भी एनिमल की जो भी डिजाइन पैटर्न तय किया है कि भाई सेम स्पीसीज में तो सभी की डिजाइन एक सी है, तो उसके लिए कैसे उस मैसेज को डिकोड किया होगा या कैसे उस मैसेज को सेंड किया है? भाई फ्रीक्वेंसी के थ्रू का ही किया है। इसलिए निकोल टेस्ला वाले साहब की बात बिल्कुल सही है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, यू हैव टू थिंक ऑल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो अभी यहां पर फिर से देखिए 3425 हर्ट्ज की जब हमने फ्रीक्वेंसी दी, तो उस फ्रीक्वेंसी टेबल पर आप जरा देखिए ये सैंड का पैटर्न किस तरीके से हो गया है। अब एक और यहां पर वीडियो शुरू होने जा रहा है जिसमें हम क्या देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी बदलने पर जो वेव का जो लूप लेंथ होती है वो वेरी करेगी, जिसके चलते यहां पर जो फ्लेम बनेगी वो फ्लेम भी अलग अलग सेक्शन में बनती चली जाएगी। तो पहले तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लें। ये आपका एक बर्नर जैसी चीज है, इसमें यहां पर ऊपर की तरफ छोटे छोटे होल हो रहे हैं। यहां पर हम एक गैस, जो ऑर्डनरी हमारे घर में खाना बनाने वाली गैस होती है, उस सिलेंडर से यहां पर हम उसको एंट्री देंगे और एंट्री देने के बाद इस सिलेंडर के इस एंड पर एक स्पीकर लगा रखा है, ऑर्डनरी स्पीकर जो किसी भी आवाज पैदा करने वाले साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम वगैरह में होता है। और उस म्यूजिक सिस्टम को हम यहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। ओके, अब ये सिलेंडर जैसा क्या है कि अपने इंडिया में बहुत कॉमनली ये जो डोसे या जो उत्पम बनाने वाले होते हैं रोड साइड, उनके पास एक बड़ा सा तवा होता है। तो उस तवे के नीचे सिलिंड्रिकल शेप में उनके पास बर्नर होते हैं, तो उसमें वो गैस भेजते हैं और ऊपर की तरफ होल होते हैं, तो उसमें छोटी छोटी फ्लेम निकलती रहती है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ये तो आपकी गैस है जिससे हम बर्नर को जलाएंगे, और ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है उसके एक एंड पर हम साउंड के जो स्पीकर होता है उसके थ्रू अलग अलग वाइब्रेशन पैदा करेंगे और हम यहां पर पाएंगे कि लूप लेंथ बदलती चली जाएगी और सारे लूप सिमेट्रिक होंगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था। ये देखिए, अब मैं इसको वीडियो को शुरू करता हूं। फ्लेम जला दी गई है। अभी जब मैंने कोई फ्रीक्वेंसी पैदा नहीं की है तो आप देख सकते हैं सारी फ्लेम लगभग एक सी ही हाइट की है। ये मैंने अब फ्रीक्वेंसी पैदा करना शुरू किया। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बदल दूंगा आप यहां पर लूप की जनरेशन देखते होंगे, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लूप की लेंथ और छोटी छोटी होती चली जाएगी। ये आप आगे चल के देखिएगा। तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पैटर्न था। अब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो जो पहले 3 लूप थे उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो फ्लेम का पैटर्न आप एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, फिर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी बदलने जा रहा हूं। तो जहां पर भी ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई उसको हम एंटी नोड कहते हैं, और जहां मिनिमम वैल्यू आ गई उसको हम नोड कहते हैं। तो उसी फ्लेम का पैटर्न, क्योंकि आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी से इसमें वेव को भेज रहे हो, इसलिए अलग अलग पैटर्न आ रहा है। अब इन्होंने यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज की है। ये जीरो फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रेट लाइन जैसा, ये देखिए हायर फ्रीक्वेंसी होती है। अब लूप कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 लूप हो चुके हैं इसमें। तो 6 लूप है, इसका मतलब ये 6th हार्मोनिक या 6th फ्रीक्वेंसी में काम कर रही है।
क्योंकि बुक्स में तो सिर्फ ड्राइंग बना दी गई है, बट हमारी लेबोरेटरी वगैरह में इतना फैसिलिटी होती नहीं कि हम कि वेव किस तरह से रेजोनेंस कर रही है या उसमें कौन सी हार्मोनिक पर पैटर्न चल रहा है, उसको समझने के लिए हम फ्लेम का एक्सपेरिमेंट या फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले वो येलो सैंड का एक्सपेरिमेंट दिखाया था, हम उसी से समझ सकते हैं। ये भी येलो साउंड जैसा ही, येलो सैंड वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसी की तरह इस बार हमने साल्ट डाल दिया है किसी फ्रीक्वेंसी टेबल पर, और साल्ट डालने के बाद अभी जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो आप देखिए कितने सिमेट्रिक पैटर्न बनते हैं। तो नेचर में भी जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, या कोई भी इंसेक्ट है, या उनकी डिजाइन के बारे में कभी सोचिएगा कि सारे के सारे सिमेट्रिक होते हैं, तो एक ही पैटर्न आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो देखिए कितना बेहतरीन सिमेट्रिसिटी इसमें दिखाई देती है आपको। ये 3835 हर्ट्ज पर साल्ट पार्टिकल्स का डिजाइन पैटर्न है एट द फ्रीक्वेंसी टेबल। आइए अब हम 11th का जो टॉपिक है स्टेशनरी वेव, उससे रिलेटेड जो भी नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो ये नीट में 2015 और 2017 के आसपास आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। तो एक स्ट्रिंग दी गई है, a string is stretched between two fixed points separated by 75 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से, तो 75 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिंग है, उसको हिला करके छोड़ दिया गया। हिला के छोड़ दिया गया तो हो सकता है वो फंडामेंटल में हो। फंडामेंटल में क्या होता है, एक ही लूप बनता है, या हो सकता है उसके हायर में हो। ठीक है जी। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी होने पे 2 लूप, थर्ड फ्रीक्वेंसी होने पे 3 लूप, और यदि फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक भी बोलते हैं, यदि फोर्थ हार्मोनिक होगा तो 4 लूप होंगे। अब वो बोल रहे हैं इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कंसेक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। कंसेक्यूटिव है क्योंकि उनके बीच में और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पूछा क्या है, द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी एक्चुअली वो आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब आती है किसी स्ट्रिंग के लिए, जब उसमें सिर्फ सिंगल लूप बनता हो। तो स्ट्रिंग के अंदर एंड ओपन पाइप के अंदर आपके सारे के सारे हार्मोनिक या फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होते हैं। ये लीजिए, तो मैंने एक पूरे डिजिट्स लिख डाले 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जो 1 है वो फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जितने भी हायर हार्मोनिक्स हैं वो सारे के सारे उस फंडामेंटल के ही मल्टीपल हैं। और ये जो फंडामेंटल होगा वो किसके बराबर आता है, v/2l के बराबर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव in the string, that is how much, v equal to under root of t by mu, where t is the tension and mu is the linear mass density and l is the length of string। तो फंडामेंटल मोड में एक ही लूप बन रहा है, तो एक लूप की लेंथ कितनी होगी, λ/2, और उसको हमने किसके बराबर रख दिया, स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर। तो इससे लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2l। ठीक है जी। तो ये जो 2l है वो लैम्डा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, v/λ। इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, या तो ट्यूनिंग फॉर्क हायर वैल्यू का ले लिया, या फिर यहीं पर किसी सोर्स पर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लिया, यानी 1 का और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो उस केस में यहां पर 2 लूप बनने लगेंगे। तो जब 2 लूप बनेंगे तो उसको कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। और निकालेंगे कैसे भाई, 2 को निकालना है तो 2 × 1 कर लीजिए आप, बस आपको तो फंडामेंटल याद होना चाहिए। उसके बाद तो ये जो रेशियो है, तो यदि आपको सेकंड हार्मोनिक चाहिए तो उसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आंसर आएगा आपका, 2v/2l। ये आपकी क्या हो गई, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। ओवरटोन के लिए चाहे क्लोज पाइप हो चाहे ओपन पाइप हो, एक छोटा सा रूल याद रखिएगा, स्किप द फंडामेंटल एंड स्टार्ट काउंटिंग ओवरटोन। यानी मैं कहना चाहता हूं ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन है क्योंकि आपने फंडामेंटल को छोड़ दिया, ये मेरा सेकंड ओवरटोन है, वगैरह वगैरह।
एनीवे क्वेश्चन पर अपन आ रहे हैं भाई, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी हैं ये और ये, तो आपको वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि जिस समय उसमें सिर्फ सिंगल लूप था तब के लिए। तो भाई ऐसा है, इनमें से कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स को यदि आप माइनस कर लेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, और 1 किसको बता रहा है? फंडामेंटल को बता रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 6 - 5 = 1, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंडामेंटल को। अरे भाई तो दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सीधा 105 आ जाएगा। यही आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये 2015 में आया था। तो सीधे सीधे माइनस कर देने से फंडामेंटल या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किस केस में आ जाएगी? स्ट्रिंग के लिए, सोनोमीटर के लिए, गिटार, वायलिन के लिए जिनमें कि एक वायर ही होता है कि दो एंड पे फिक्स, और ओपन पाइप के लिए। ओपन पाइप यानी जो दोनों एंड से ओपन होता है उसके लिए, क्योंकि उसमें भी एक ही लूप बनता है। फंडामेंटल में इस तरह का पैटर्न आपका बनता है, आधा लूप ऊपर आधा लूप नीचे। आइए अब मैं क्लोज पाइप की तरफ चला रहा हूं। ये 2017 नीट में पूछा गया है। तो 2017 नीट के क्वेश्चन में एक्चुअली क्लोज ट्यूब दे रखी है, तो अ ट्यूब हैविंग वन एंड ओपन एंड अनदर एज क्लोज्ड। और उसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है कि भाई दो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी या कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी आर फाउंड टू बी 220 एंड 260 हर्ट्ज, देन फाइंड आउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन वैसा ही है, पर होता क्या है कि क्लोज्ड ट्यूब या रेजोनेंस ट्यूब या एनी ओपन ट्यूब फिल्ड विद वाटर, दे ऑल बिहेव एज ए क्लोज ट्यूब। और उस केस में आपके इवन हार्मोनिक भाग जाते हैं और सिर्फ ऑड हार्मोनिक रह जाते हैं। इस तरीके से चलते हैं। तो ये जो दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी होगी, मान लीजिए यही वाली थी लेट, पूछा क्या फंडामेंटल यानी 1 तक जाना है, तो भाई 7 में से 5 करके अब तो आंसर 2 आ जाएगा। पिछली बार की तरह तो है नहीं, और ज्यादातर क्वेश्चन इसमें इधर का ही आता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो ट्रिक ऐसे याद रख लेते हैं कि भाई कंसेक्यूटिव को माइनस कर लेंगे, पर वो क्लोज में फेल हो जाती है। तो यदि आपको ये ऑड रेशियो वाले आपको याद रहेंगे तो फंडामेंटल पे जाना है या नहीं, 1 पे जाना है। तो 7 - 5 2 आया, तो आप क्या करेंगे? 2 से और डिवाइड करेंगे, तब आपको फंडामेंटल मिलेगा। क्लोज पाइप का फंडामेंटल क्या होता है? V/4L, यानी ओपन पाइप का जस्ट आधा। तो करना क्या है? 260 में से 220 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें, 20 हर्ट्ज विल बी योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये फंडामेंटल है। उधर वाला रूल इधर भी लगेगा, स्किप द फंडामेंटल, स्टार्ट काउंटिंग ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, ये सेकंड ओवरटोन हो गया, ये थर्ड ओवरटोन हो गया। ठीक है जी। तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे आज मुझसे कहा गया भाई 5th हार्मोनिक लिखिए, 5th हार्मोनिक लिखिए या 5th फ्रीक्वेंसी लिखिए। तो जो डिजिट होता है उतना ही फ्रीक्वेंसी या उतना ही हार्मोनिक होता है। ध्यान से सुनिए, जितना डिजिट होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी या उतना ही हार्मोनिक होगा। तो भाई क्या आंसर आएगा? 5B/4L। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? जो फंडामेंटल है यानी जो 1 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 5th हार्मोनिक या 5th फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ये आपका सेकंड ओवरटोन भी है, ये आपका सेकंड ओवरटोन भी है। क्यों? स्किप द फंडामेंटल देन स्टार्ट काउंटिंग ओवरटोन। तो ये वाला हो जाएगा पहला ओवरटोन, ये हो जाएगा आपका दूसरा ओवरटोन, इस तरीके से। तो बोर्ड पर आपके सामने दोनों चीजें हैं, ओपन पाइप के भी सारे रेशियो, क्लोज पाइप के भी सारे रेशियो। इनको nth फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक भी कहते हैं, ओवरटोन मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा भी कुछ कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? इसके कुछ नाम और भी हैं, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एंड नेचुरल ऑसिलेशन। ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस या नेचुरल ऑसिलेशन। ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? द प्लेस ऑफ डिजिट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस या ऑसिलेशन। IIT, AEEE सब में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। या फिर प्लेस ऑफ डिजिट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन। इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, नेचुरल ऑसिलेशन। कहना मैं क्या चाहता हूं जरा सुनिएगा। हमसे कहा गया कि क्लोज पाइप के 4th नेचुरल ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी, तो 4th नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो देखिए 4th पूछा है ना, यानी चौथा प्लेस पर अपन जाएंगे। तो चौथे प्लेस पे कितना फैक्टर आ रहा है? 7। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? V/4L।
तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ नेचुरल ऑसिलेशन या फोर्थ ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इसमें हर बार एक सवाल आता ही है और रेशियो यही होंगे, पर उसको अलग अलग नाम से बोल देगा, कभी हार्मोनिक के नाम से, कभी ओवरटोन के नाम से, कभी वो आपका ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस के नाम से या ऑर्डर ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1997 में हुआ है। अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। तो जो दोनों तरफ ओपन है तो उसका तो फंडामेंटल क्या V/12 अभी अपन याद करके आए, जहां पर L क्या होती है, एयर की लेंथ होती है। मेटल की नहीं लेते, एयर की लेंथ लेते हैं। द ट्यूब इज वर्टिकल इन वाटर, जैसे ही पानी में डुबो देंगे अब वो क्लोज्ड हो गई। क्लोज का फंडामेंटल अभी थोड़ी देर पहले देख के आए V/4, बट L की जगह मैंने क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ एयर, जिससे आपको याद रहे कि लेंथ किसकी लेनी है आपको, क्योंकि आधा तो आपने पानी में डुबो ही दिया, आधा पानी में डुबो दिया, तो लेंथ ऑफ एयर ऑफ जस्ट L/2 रह गई। 2 से 4 काटा तो कितना आएगा, V/12। यानी इस ट्यूब को पानी में आधा डुबा देने के बाद अब फिर से फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, V/12। और जब वो पानी में डुबोने से पहले ओपन थी तब भी फ्रीक्वेंसी कितना था, V/12। इसका मतलब यदि V/12 को आपने F नाम दिया है तो अभी भी ये चीज F के बराबर होगी, यानी कि पानी में डुबो देने के बाद भी उसकी फ्रीक्वेंसी F ही रहेगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे ये बात कर रहा था ना, ये 2014 में आया हुआ है, इसमें कहीं ओवरटोन, हार्मोनिक या इनका किसी का भी जिक्र नहीं है, बल्कि में नेचुरल ऑसिलेशन करके उसने आपसे पूछा है, या ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस करके भी पूछ लेता है। तो फंडामेंटल तो बहुत आसान है, बट उसको वो कितने अलग अलग नामों से पूछ सकता है, ये कहानी अलग है। तो एक क्लोज पाइप है, उसमें कितने नेचुरल ऑसिलेशन पॉसिबल होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम है। तो क्लोज पाइप है, तो पहले क्लोज पाइप के लिए आप सारे ऑड नंबर्स याद कर लें, 1 3 5 7 9 11 13, आगे भी होगा कुछ कुछ, जाने दो उसे तो, पर अपने को तो क्या 1250 से ऊपर जाना नहीं है। अब फंडामेंटल निकालना, फंडामेंटल क्या है, क्लोज पाइप है ना आपका, तो वो क्या होगा, क्लोज पाइप का फंडामेंटल इस तरीके का होता है, क्योंकि जो क्लोज पाइप पर क्लोज एंड पर नोड बनता है, क्योंकि वहां पर एयर का मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर ही नहीं सकता, और ओपन एंड पर आपका क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो ये क्या हुआ, एक लूप नहीं है तो आधा लूप है ना। एक लूप की लंबाई कितनी होती है बेटा, एक पूरा लूप लेते हैं तो λ/2 होता है, पर ये उसका भी आता है, तो कितना बनेगा, λ/4 होगा। लेंथ ऑफ एयर कॉलम L ले ली, तो देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 4L आएगी, इसलिए तो यहाँ पे मैंने 4L लिख लिया है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त By क्या आएगा, 4L। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड उसने दी रखी 340 डिवाइड बाय 4, और लेंथ कितनी रखी, 85 सेंटीमीटर। तो ये 85 लिखा, सेंटीमीटर के चलते मीटर में बदला, ये लिखा, ये इसको काट देगा और ये आपका 100 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो क्लोज पाइप की जिसकी लेंथ 85 सेंटीमीटर है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 100। अब वो 100 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी इसको 1 को बता रहा है। 1 इज द सिंबल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बचे हुए और जो होंगे वो हमेशा उसके मल्टीपल होते हैं, क्योंकि क्लोज पाइप है तो सारे और मल्टीपल आए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली फ्रीक्वेंसी आएगी 300, ऐसे ही 9 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आती, 900, ये 700, ये 500, ये आती 1100, और ये 13 से मल्टीप्लाई करते तो 1300, और ये 15 से मल्टीप्लाई करते तो 1500। अरे पर तुम्हें यहाँ नहीं आना ना, या इधर गौर करो कितनी है, 1200 1250 तक ही तो लेनी है, 1250 तक लेनी है, तो वो तो 1300 से भी छोटा है, तो यानी ये भी नहीं आएगी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 नेचुरल ऑसिलेशन पॉसिबल हैं जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 हर्ट्ज से कम होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देखिए। इसको यदि ड्रॉ भी करना होता तो मैं आपको बता दूं, कम से कम फंडामेंटल का तो सबका पैटर्न याद रखें। तो क्लोज पाइप का फंडामेंटल इस तरीके का होता है, ठीक, ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब अगला क्या आएगा, इसमें 3 आएगा, ठीक है ना, 1 3 5 7। तो उसमें क्या करते हैं, बस एक एक लूप जोड़ते आओ। फिर अगला आएगा 5, तो इसमें फिर से एक लूप जोड़ दो। अगला क्या आएगा 7, तो इसमें पिछली बार से एक और लूप जोड़ दो। फिर क्या आएगा 9 में फिर से एक लूप और जोड़ दो, 2, ये तो पिछली बार जैसा एक लूप और जोड़ दिया। अब क्या आएगा 11, फिर से एक लूप जोड़ दो। तो कई बार वो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, अदरवाइज लूप का पैटर्न भी पूछ सकता है। तो फंडामेंटल याद करें, फंडामेंटल से आगे जब भी जाए तो बस इसमें एक लूप ऐड कर दिया, अब इसके कंपेयर में फिर एक और लूप ऐड हो गया, इसके कंपेयर में फिर एक और लूप, देख लिया आप, इस बहुत आसान होता है। तो फंडामेंटल याद रखिए, आगे बढ़ते जाइए।
एक स्ट्रिंग है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट ऑफ लेंथ दिस। ये अपन ने स्ट्रिंग खींच दी, यहां पर हमने ब्रिज रख दिया। ब्रिज रखते ही अब वो इस तरीके अलग अलग सेगमेंट में हो गई है, बट द कंस्टेंट रिलेशन इज स्टिल ट्रू कि द टोटल लेंथ, एल किसको बता रहा है, टोटल लेंथ को, एंड L1 L2 किसको बता रहे हैं, सेगमेंट को, यानी यहां से यहां तक का सेगमेंट L1 लंबाई से है। तो टोटल लेंथ इज L और सेगमेंट की लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3, तो ये रिलेशन बहुत छोटी सी बात है, ट्रू है। एक बात मैं जरूर बोल दूं यहां पर, वेलोसिटी सेम। अरे भाई क्यों सेम है? वेलोसिटी आप अच्छे से जानते हैं क्या होती है, रस्सी पे T बाई म्यू। जब उसने ना टेंशन बदली, कहीं क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, ना म्यू बदला है, इसका मतलब वेलोसिटी विल बी सेम एवरीवेयर। तो जब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो टू तो कांस्टेंट हटा दो, v हटा दो, क्योंकि वो भी सेम है पूरे उसमें। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू द लेंथ, या उल्टा बोले लेंथ इज रेसिप्रोकल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैंने क्या करा, लेंथ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है फ्रीक्वेंसी से। तो जो टोटल लेंथ है, जब टोटल लेंथ ले रहे हैं तो टोटल लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी को f से दिखा रहे हैं। जब L1 ले रहे हैं यानी इस सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं, उसको हमने किससे दिखाया, F1 से दिखाया है। तो ये सब रेसिप्रोकेट उल्टे करके जुड़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत ये हुई थी कि भाई किसी रस्सी की लंबाई 3 सेगमेंट में जुड़ी है, पर जब उस लंबाई को आप फ्रीक्वेंसी में बदलते हो तो वो उल्टा करके, जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल करके हम जोड़ते हैं। रीजन क्या है, ये वाला कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा V/2L। अब क्योंकि पूरी रोप में रस्सी में टेंशन सेम है, दैट इज द यूनिफॉर्म है, तो म्यू भी सेम रहेगा, तो वेलोसिटी सेम होगी, चाहे हम पूरी रस्सी की बात करें चाहे उसके सेगमेंट की बात करें। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो अब हम यहां पर जो भी आपने लंबाई की जगह आप क्या लिख सकेंगे, L इधर चला जाएगा और आप क्या लिख सकेंगे, V/2F। तो बस V/2F फुल स्ट्रिंग के लिए एज वेल एज सेगमेंट के लिए लिख के काट देंगे, तो ये आपका इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी को उन्होंने यहाँ पे न्यू से दिखाया है, तो भाई आप न्यू जोड़ लें। ये लीजिए टोटल रोप के लिए, ये आपकी पार्शियल रोप के लिए, ये लीजिए जो सेगमेंट है उनके लिए आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने शुरुआत रेजोनेंस और नेचर के अंदर पाए जाने वाले जो भी पैटर्न हो सकते हैं और सिमेट्रिक पैटर्न से शुरुआत की थी। इतने सारे वीडियो भी देखे थे, इसमें हमने फ्लेम भी जलाई थी, ठीक है जी। तो उन सबको देखते करते हुए आप फाइनली इस तरह के पैटर्न पर भी या इन चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं। एक बात मैं और बोल दूं, मेरे इस रूम में मान लीजिए हम 4 जने बैठे हैं, 2 मेल 2 फीमेल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि हम आपस में बातचीत करें तो हमारे बीच में सेम क्या होगा, एक कांस्टेंट चीज क्या होगी, ये हमारे बीच में रिलेशन रहेगा। मतलब जब बातचीत हो रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस रूम में जब 2 मेल और 2 फीमेल बातें कर रहे हैं, तो इस रूम के अंदर इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी हम चारों के लिए सिमिलर रहेगी। फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होनी है, क्योंकि फीमेल वॉइस हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, तो ये तो भाई अलग अलग है, इसको तो छोड़ दो। तो क्या चीज सेम रहेगी बेटा, वेलोसिटी, क्योंकि पूरे रूम का टेम्परेचर एक समान माना जाएगा। पूरे रूम के अंदर जो भी गैस भरी हुई है उसकी मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर वेट एसेट्रा, गामा, दैट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये सब सेम माने जाएंगे। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट हो जाएगा। बट फिर भी इसको ध्यान रखिएगा, एक ही रूम के अंदर ये 4 लोग बात कर रहे हैं, 10 लोग बात कर रहे हैं, कोई फीमेल है कोई मेल है, मेल में भी सबकी अलग अलग साउंड होती है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है। बट स्टिल द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द रूम इज सेम, क्योंकि उस रूम का टेम्परेचर सेम माना जाएगा, पूरे में होमोजीनियस गैसेज होंगी इस तरीके से। तो आज हमने कुछ स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव पैटर्न आपको सिखाए हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि वेव एक्चुअली आंखों से तो दिखती नहीं है, तो इसीलिए हम उसको इनडायरेक्टली फ्लेम के एक्सपेरिमेंट से या फिर हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पर जो साल्ट या जो येलो सैंड डाली थी उसके थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट लाइव से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।